जय हिंद दोस्तों, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसा नहीं सुना होगा आपने वैसा। जी हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम की। आपने अपनी भगवान किताब, अपनी बाइबल, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। रिलैक्सेशन टाइम इज अ टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन कोलिजन इन अ कंडक्टर, राइट। आपने ये पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। हम क्या बोलते हैं, जो रिलैक्सेशन टाइम है, जब कंडक्टर के अंदर मैं एक बैटरी कनेक्ट करता हूँ क्या कंडक्टर के अक्रॉस, तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं, राइट। और जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं तो वो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। अब जब वो टकराते हैं तो उनके बीच का जो टाइम होता है उसको अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है जो कि सही नहीं है। जी हाँ, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, सही नहीं है। लेकिन अब एनसीईआरटी में दे रखा है, इतने सालों से चला आ रहा है, तो हमें बोर्ड में मजबूरन लिखना पड़ता है। बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा था मैं, और मैंने एक चीज़ निकाली यहाँ से, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। वहाँ पर मेरे को एक चीज़ की और क्लैरिटी आई कि हाँ यार, ये डेफिनेशन सही होना चाहिए और ये इसको सपोर्ट भी कर रही है। मैं एक न्यूमेरिकल भी करवाऊँगा आपको। मैंने क्या पढ़ा उसमें, बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इट इज़ अ टाइम इन विच स्टेडी स्टेट करंट स्टेब्लिश इन द वायर आफ्टर द बैटरी इज कनेक्टेड एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप किसी कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करते हो, तो मैंने पता किया कि यार अगर की क्लोज्ड है तो करंट फ्लो होगा। लेकिन इनिशियली मैं क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ की ओपन है। अगर की ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ, की क्लोज करता हूँ, तो वहाँ से क्या होगा, आप देखो, जैसे यहाँ पे मैंने की जैसे ही क्लोज की, यहाँ पे क्या करंट फ्लो होने लग जाएगी। लेकिन स्टेडी करंट जब अपन बोलते हैं, V इक्वल्स टू आई आर जब लगाएंगे, तो आई कितना आएगा, V बाय आर। इसका मतलब ये जो करंट है, मेरे स्टेडी करंट है। अब स्टेडी करंट को अचीव होने में पहले कितनी थी, 0, बाद में कितनी हो गई, V बाय आर। तो ये जो टाइम लगा, बेसिकली इसको बोलते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम। और हाँ, ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, ये डिपेंड करता है किस पे, कोलिजन के टाइम इंटरवल में। मैं यूँ कहूँ कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कोलिजन होता है, उसके बीच में भी कुछ ना कुछ टाइम लगता होगा। तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, ये इस पे डिपेंड करता है, किस पे, कोलिजन्स पे, कोलिजन के टाइमिंग पे। लेकिन यही रिलैक्सेशन टाइम नहीं होता। अब इसको सपोर्ट करने के लिए एक शानदार न्यूमेरिकल बताता हूँ आपको कि क्या एनसीईआरटी में गलत दे रखा है और क्या जो मैंने आपको बताया वो 100% सही है। देखो, एक न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पर दे रखा है अपने को, ये आपने किया भी होगा, और नहीं किया है तो आप बहुत अच्छी चीज़ सीखेंगे आज। 2 लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर of with resistivities ρ1 and ρ2 respectively are joined together as shown in the figure. If electron I flows through the conductor, the magnitude of the total free charge at the interface of the two conductors is. ध्यान से सोचो कि अगर अपने से यहाँ पर इस इंटरफेस पे क्या पूछा गया है कि कितना चार्ज डिपॉजिट हुआ, राइट। इस पे टोटल चार्ज कितना डिपॉजिट हुआ। बिल्कुल बेसिक चलें अपन, तो हम क्या सीखते हैं, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगाऊं, राइट, जिसको अपन किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, तो जितना इनकमिंग चार्ज आएगा उतना ही निकल जाएगा। ऐसे ही सीखते हैं अपन, राइट। इसका मतलब यहाँ पे तो नेट एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इस जंक्शन पे 0 हो जाना चाहिए, तो आंसर मेरा 0 हो जाना चाहिए, बट आंसर 0 नहीं है। आपने न्यूमेरिकल किया भी होगा, नहीं किया होगा तो बहुत बढ़िया बात है, अपन नई चीज़ सीखेंगे आज। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई यहाँ पे कि हमें यहाँ निकालना है कि इस एरिया में, इस रीजन में, ये वाले रीजन में कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ। अब ये सोचो कि चार्ज एक्यूमुलेट क्यों हो रहा होगा। समझो, यहाँ पे रेजिस्टिविटी अलग है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी अलग है। मतलब इस एरिया का रेजिस्टेंस कुछ होगा, R1 मान लेते हैं अपन, इसको R1 मान लेते हैं, ये R2 हो जाएगा, राइट। तो ये रेजिस्टेंस R1 R2 हो गए। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो फाइनली जो करंट आनी चाहिए वो इधर भी अगर आई है तो इधर भी आई आना चाहिए। सीरीज में करंट क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बात हमको 100% क्लियर है। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब यहाँ पे कुछ चार्ज का डिपॉजिशन होगा। क्यों होगा उसको अपन समझते हैं। सोचो, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, राइट। और मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता है, हमको गॉस लॉ को यूज़ करते हैं और अपना जो बेसिक लॉ है ओम्स लॉ उसको यूज़ करते हैं। सोचिए, आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, V इक्वल टू आई आर, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ E इक्वल्स टू रो इंटू जे, या आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई।
इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, राइट। चलिए, तो हम ये इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, R1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रो, दोनों की लेंथ अपन L कंसिडर कर लेते हैं, है ना। तो रो 1 L बाय ए और R2 कितना हो जाएगा मेरा, रो 2 L बाय ए, राइट। अब क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं तो मैं R इफेक्टिव निकाल सकता हूँ यहाँ पे, R इफेक्टिव निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं करंट निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, V बाय R इफेक्टिव। मैं इसको लिख सकता हूँ V अपॉन रो 1 प्लस रो 2 L बाय ए। तो मेरा करंट कितना आ गया, VA अपॉन रो 1 प्लस रो 2 इंटू L। ये तो मेरी करंट आ गई, कितनी करंट फ्लो हो रही है स्टेडी स्टेट में, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और J की, इनके रिलेशंस की। सोचिए, फर्स्ट वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी रो 1 इंटू जे, और सेकेंड वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी रो 2 इंटू जे। अब यहाँ पे देखिए, आप मैंने जे सेम क्यों रखा है, क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है, और अगर करंट सेम है तो करंट डेंसिटी जो होता है करंट पर यूनिट एरिया, अब करंट भी सेम है एरिया भी सेम है, इसलिए करंट डेंसिटी भी क्या हो गई, सेम। तो एक चीज़ क्लियर हो गई मेरे को कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे आ गई, रो के, ठीक है। चलिए, अब अपन देखें यहाँ पे कि अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊँ यहाँ पे, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी E1 है, ध्यान समझना बोलो, बहुत अच्छी चीज़ है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E2, ठीक है। अगर मुझे चार्ज एक्यूमुलेशन देखना होता है तो चार्ज एक्यूमुलेशन निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है, अपन गॉस लॉ का यूज़ करें यहाँ पर, तो Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, ठीक है। अब समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तो ये जो छोटा सा रीजन था मैंने इसको ऐसा बना लिया, यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, E1, यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, E2, राइट। चलिए, अब क्योंकि छोटा सा एरिया है, मुझे पता है कोई क्लोज सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी दिशा अपने को गिवन है यहाँ पे, लेकिन जो एरिया वेक्टर होता है वो आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं, मतलब इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर लेंगे और इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर लेंगे। तो जो E डॉट डी अगर मैं करता हूँ, ध्यान समझना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो E1 इंटू ई डॉट डी ए कर रहा हूँ मैं, E1 इंटू A1 इंटू कॉस 180 डिग्री, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, E डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, मैं तो दोनों को ऐड कर रहा हूँ दोनों की, प्लस E2 इंटू एरिया इंटू कॉस 0 डिग्री। तो कितनी हो गई मेरे पास, माइनस E1 इंटू ए प्लस E2 इंटू ए, ये हो गया E2 माइनस E1 इंटू ए, ये आ गया मेरे पास E डॉट डी ए, ठीक है। इसको एक तरीके से और देख सकते थे अपन। दूसरा तरीका क्या था इसका, अब सोचो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड गई ऐसे और यहाँ से एग्जिट हो गई, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन, कितनी फील्ड लाइन्स एग्जिट हुई माइनस कितनी इंटर हुई, उससे नेट फ्लक्स निकल जाएगा, राइट। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, एग्जिट वाली माइनस एंटरिंग वाली, तो यहाँ पे यही रिजल्ट आएगा, E2 माइनस E1 इंटू ए, लेकिन मैंने वेक्टर फॉर्मेट में सिखाया, आई थिंक ये ज़्यादा क्लियर होगा आपको। चलिए, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे E डॉट डी ए निकल गया, राइट। E डॉट डी ए बेसिकली होता क्या है, E डॉट डी ए इज Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी, मैं बात कर रहा हूँ ये जो लूप कंसिडर किया है मैंने, जो सरफेस ये एरिया कंसिडर किया है छोटा सा, है ना, जहाँ पे मुझे चार्ज एक्यूमुलेशन निकालना है कि कितना चार्ज एक्यूमुलेट हो गया होगा। तो यहाँ पे कितना है मेरे पास, ये आया E2 माइनस E1 इंटू ए Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब आप देखिए इतना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है यहाँ पर। अब मुझे पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने को डायरेक्ट गिवन नहीं होती है, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को किस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, यहाँ पे आप देखिए, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को रो और जे के फॉर्मेट में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये, Q विल बी रो 2 माइनस रो 1 इंटू जे ए एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब आप चाहें तो इसको भी जे इंटू ए, ये कितना हो जाएगा, रो 2 माइनस रो 1 जे इंटू ए, ठीक है। तो ये इसको अपन लिख सकते हैं
करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, तो जे इंटू ए क्या हो जाएगा मेरा, करंट इंटू आई। अब आई की वैल्यू अपने को पता है यहाँ पर, ρ2 माइनस ρ1 इंटू करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस जो अपन ने कैलकुलेट किया अभी, ρl बाय ए से ρ2 प्लस ρ1 L बाय ए, तो ए ऊपर ले जाता हूँ इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा आ गया क्यू एनक्लोज्ड। इसका मतलब इतना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ होगा जंक्शन पर। और देखो ध्यान से, ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ से आने वाला चार्ज और वहाँ से जाने वाला चार्ज बराबर ना हो। क्योंकि मान लीजिए एंटरिंग चार्ज इक्वल टू एग्जिटिंग चार्ज हो गया, तो फिर एक्यूमुलेट क्या होगा, और यहाँ पर अगर एक्यूमुलेट हो रहा है इसका मतलब 100% टी इक्वल टू 0 पे कोई चार्ज नहीं था और धीरे 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 यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट हुआ। एक बार चार्ज एक्यूमुलेट हो गया उसके बाद जो करंट फ्लो होगी वो स्टेडी करंट होगी हमारी, वो डायरेक्ट V बाय आर निकल जाएगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, इसकी ब्यूटी समझ में आ रही होगी कि ये जो सिस्टम है मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इज वेरी 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 ब्यूटिफुल सेल्फ कनेक्टिंग और आई कैन से सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम। ये क्या करता है, इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेडी चार्ज, ये चार्ज एक्यूमुलेट भी कर सकता है और चार्ज को जाने भी दे सकता है, लेकिन ये कोशिश ऐसी करेगा कि स्टेडी करंट मेंटेन हो जाए। अब इसी में थोड़ा सा लेवल और बढ़ाऊँ मैं आपका, और कोई पूछ लेता आपने से कि यार एक बात बताओ भैया, अगर मैं चार्ज एक्यूमुलेशन एंड्स पे देखना चाहूँ, इस बार अपन जंक्शन पे नहीं देख रहे हैं ना, एंड्स पे देख लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। पहले अपन ने क्या बनाया था, जंक्शन बनाया था यहाँ पे। कोई मुझसे पूछता कि यहाँ पे बताओ इधर कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा जब मैंने इसको बैटरी के क्रॉस कनेक्ट किया, तो बैटरी के क्रॉस कनेक्ट कर देते हैं अपन इसको ऐसे। अब देखिए, मान लो इस सिस्टम में अपने से कोई पूछता कि भैया जंक्शन पे नहीं, आप इस एंड पे बताइए कि यहाँ पे कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ होगा रिलैक्सेशन टाइम में, मतलब कब, जब टी इक्वल टू 0 से एक स्टेडी स्टेट करंट फ्लो हो रही होगी। हालांकि वो बहुत टाइम छोटा होता है नो डाउट, बट कुछ तो होता होगा। तो यहाँ पे चार्ज कितना एक्यूमुलेट हुआ और यहाँ पे चार्ज कितना एक्यूमुलेट हुआ, ठीक है। अब ये निकालने के लिए हमको एक छोटी सी कंडीशन अज्यूम करनी पड़ती है। हम मान के चलते हैं कि इस एंड पर मतलब आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है। यहाँ भी मैं 0 मानेंगे और यहाँ भी 0 मानेंगे, तभी अपन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि अपन ने इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कंसिडर की है, E1, राइट। चलिए गॉस लॉ की हेल्प लेते हैं। क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी। अब यहाँ पर इस रीजन में अगर मैं लगाऊँ तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, अंदर कितनी हो गई E1, तो ये लिख सकता हूँ मैं E1 इंटू ए। क्यू इन को सिग्मा के फॉर्मेट में लिखते हैं। मुझे पता है चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा होता है, तो चार्ज को मैं लिखता हूँ सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो सिग्मा की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट इंटू E1। अब आप चाहो तो E1 की वैल्यू अपन लिख सकते हैं, E1 विल बी ρ1 इंटू जे, सो एप्सिलॉन नॉट ρ1। जैसे मैं जे की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, जे की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ρ1 प्लस ρ2 L बाय ए। सिमिलरली आपको अगर सिग्मा 2 निकालना है तो सिग्मा 2 में जहाँ पर ρ1 है वहाँ पर ρ2 आ जाएगा, बाकी एग्जिटस रहेगा, ये एप्सिलॉन नॉट है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो और ये कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा लगा हो। हालांकि एनसीईआरटी को थोड़ा सा चैलेंजिंग करता हुआ क्वेश्चन है, बट सही कॉन्सेप्ट सीखना अपना काम है। कौन सही कौन गलत ये तो डिसाइड कर ही सकते हैं आप लोग, क्योंकि इस तरह के प्रश्न को अगर सॉल्व करना है तो यही थ्योरी लगेगी और ये थ्योरी 100% ऑथेंटिकेट है। थैंक यू।